My dear students, in this session we'll be taking up percentage questions that have appeared in SNAP examination in previous years. प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट का मैंने सेपरेट सेशन बनाया हुआ है तो उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. और सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस दैट वी विल बी डिस्कसिंग टुडे. एक दो कुछ बहुत ही बढ़िया सवाल हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ 12% एनुअल इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली. तो अगर कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रहा है यानी कि एक क्वार्टर में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा. एनुअल इंटरेस्ट है 12% का, तो एक क्वार्टर का इंटरेस्ट विल बी 3%. और यही हमारा कंपाउंडिंग हो रहा है. तो वन वे टू लुक एट इट इज कि दो क्वार्टर्स का सक्सेसिव से इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा. 3% प्लस 3%. दो दो के पेयर में कर ले. 3 प्लस 3 इंटू 3 बाई 100 यानी कि 6.09% हो गया. सिमिलरली इन दो क्वार्टर्स का भी 6.09% हो गया. और फिर अब इन दोनों का सक्सेसिव कर लेंगे तो 6.09 प्लस 6.09 प्लस 6.09 इंटू 6.09 यानी कि ये अप्रॉक्सीमेट 37% आ जाएगा. 0.36% आ जाएगा. सो ये टोटल आ गया 12.18 प्लस 0.37 अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि रफली 12.55% हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. इज दैट क्लियर? क्योंकि ऑप्शंस में कोई वैल्यू नहीं गिवन है तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा. इज दैट क्लियर? क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है. वन अदर वे टू लुक एट इट इज कि हमें पता है कि 3% एक क्वार्टर का है और टोटल 4 टाइम पीरियड्स हैं. तो 1.03 टू द होल पावर 4 का वैल्यू निकाल लें, क्या आएगा. ठीक है. और डेसिमल की ऐसा हमें कोई जरूरत नहीं है. सो 103 टू द होल पावर 4. सो दिस विल बी 100 प्लस हमारा क्या आएगा, प्लस दिस विल बी 1.03 पे ही ज़्यादा बेहतर रहेगा वैसे. तो 1 आ गया हमारा वैल्यू. ठीक है. और प्लस फिर 0.03 इंटू 4 0.03 इंटू 4 प्लस 0.03 का होल स्क्वायर इंटू 4c2. ये था 4c1 एंड दिस इज 4c2. इसके बाद की वैल्यूज नेग्लिजिबल होंगी क्योंकि जैसे जैसे हम 0.03 का क्यूब करेंगे तो वैल्यू ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आएगी, बहुत ही छोटी वैल्यू आएगी. तो दिस विल कम आउट टू बी 0.03 इंटू 4 यानी कि 0.12 एंड दिस वैल्यू विल बी 0.0009 इंटू 6 यानी कि 0.1254 ये वैल्यू आ रहा है विच इज़ 12.54%. और इसके आसपास ही हमारा आंसर होगा. दोनों में से किसी मेथड से कर दोगे आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई देन वाई परसेंट ऑफ 20 इज इक्वल टू व्हाट. हमें क्या करना है, वाई परसेंट ऑफ 20. तो यहाँ पे एक चीज समझनी है कि अगर हमें ए परसेंट ऑफ एक्स निकालना है तो दैट इज व्हाट, दैट इज ए इंटू एक्स अपॉन 100. और अगर हमें एक्स परसेंट ऑफ ए निकालना हो तो दैट इज एक्स इंटू ए अपॉन 100. और दोनों बातें सेम ही है, दोनों से सेम ही आंसर आने वाला है. तो अगर कभी भी क्वेश्चन में दिया है वाई परसेंट ऑफ 20 हमें दिया हुआ है तो वाई परसेंट ऑफ 20 को हम कह सकते हैं दिस इज नथिंग बट 20% ऑफ वाई एंड 20% इज 1/5 यानी कि y/5 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है. ठीक है. अब ये बातें हमें मेंटली करनी है. y/5 की वैल्यू क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है और y की वैल्यू गिवन है. अगर y की वैल्यू गिवन है और y/5 की वैल्यू पूछ रहा है तो क्या करेंगे, सीधे सीधे y में 5 से डिवाइड कर देंगे यानी कि 20% ऑफ x में 5 से डिवाइड कर देंगे. 20% बाई 5 यानी कि 4% ऑफ x हो जाएगा, ऑप्शन डी. तो क्या इसके लिए पेन भी उठाने की जरूरत है? नहीं है. ठीक है. पर ये छोटी सी बात समझना जरूरी है कि y परसेंट ऑफ 20 इज इक्वल टू 20% ऑफ y. नेक्स्ट क्वेश्चन. द कॉस्ट ऑफ अ टीवी इज 150% द कॉस्ट ऑफ अ फ्रिज. तो 150% में कितना हुआ, 50% इज 1/2 तो 150% हो जाएगा 3/2. यानी कि टीवी और फ्रिज की कॉस्ट का रेशियो क्या आ जाएगा, टीवी का कॉस्ट, अगर फ्रिज का कॉस्ट 2 रुपीज़ है तो टीवी का कॉस्ट 3 रुपीज़ हो जाएगा. क्वेश्चन कह रहा है कॉस्ट ऑफ फ्रिज इज व्हाट परसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ टीवी एंड फ्रिज. तो टीवी और फ्रिज का मिला के कॉस्ट है 5 यूनिट्स, जिसमें से कि फ्रिज का कॉस्ट हो जाएगा 2 यूनिट्स. 2/5 यानी कि 40% हमारा आंसर आ जाएगा. सो समटाइम्स इतने ईजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. बिल्कुल सिटर, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ 60% ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 40% ऑफ x प्लस वाई देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y. ओके. सो 60% ऑफ x माइनस वाई, 60% of x minus y is equal to 40% of x plus y. यानी कि 3 times of x minus y is 2 times of x plus y. So 3x minus 3y is equal to 2x plus 2y. Okay.
सो 3x माइनस 2x, x हो जाएगा हमारा 5y। और क्वेश्चन कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। सो y इज इक्वल टू 1/5x, यानी कि 20% ऑफ x है, ऑप्शन बी। क्लियर है? ओके, अनदर वे टू लुक एट द सेम थिंग इज कि x माइनस वाई और x प्लस वाई का रेशियो क्या होगा। अगर 60% ऑफ x माइनस वाई इज 40% ऑफ x प्लस वाई, यानी कि 3 टाइम्स x माइनस वाई इज 2 टाइम्स x प्लस वाई, यानी कि x माइनस वाई और x प्लस वाई का जो रेशियो है वो जस्ट इसका उल्टा होगा, ऑपोजिट होगा, यानी कि 2:3 का रेशियो होगा। एंड इफ यू रिकॉल बोट एंड स्ट्रीम में जैसे हम करते हैं u प्लस वी और u माइनस वी का रेशियो, सिमिलरली ऐसे यहाँ पे भी कर सकते हैं कि x माइनस वाई और x प्लस वाई का रेशियो अगर 2:3 का है तो x और y का रेशियो क्या आएगा। ठीक है, x और y का रेशियो क्या आएगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा 3 + 2 यानी कि 5, और y का आएगा 3 - 2 यानी कि 1, 5:1। सो व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, y इज 20% ऑफ x, 1/5 है। इज दैट इट? सो क्लियर है? तो ऐसे भी इस चीज को देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। इस क्वेश्चन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जब क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हो तो वहां पे ये सब चीजें बहुत हेल्प करती हैं, रेशियो में कंपेयर करना और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ एन आइटम वाज इंक्रीज्ड ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन बाय 10%। फेस्टिवल सीजन में एक आइटम का प्राइस हमने 10% से इंक्रीज किया। लेटर द न्यू प्राइस वाज डिक्रीज्ड बाय 10%। तो नए प्राइस को डिक्रीज किया है 10% से। इफ द लेटेस्ट प्राइस इज ₹1000, व्हाट वाज द अप्रॉक्सीमेट ओरिजिनल प्राइस। पहले 10% का इंक्रीज है, देन 10% का डिक्रीज है। नेट में मामला क्या बनेगा, सक्सेसिव चेंजेस है, तो +10 - 10 इंटू 10 इंटू -10/100, यानी कि ये तो 0 हो गया। इफेक्टिवली 1% का लॉस होगा। या इन जनरल अगर बात करें, जब भी ऐसा हो कि x% से पहले इंक्रीज हो रहा है फिर x% से डिक्रीज हो रहा है, या पहले डिक्रीज हो रहा है x% से और फिर x% से इंक्रीज हो रहा है, तो हमेशा जो नेट में चेंज आएगा वो हमारा -x²/100% होगा। क्लियर? ओके, सो लेटेस्ट प्राइस गिवन है 1000 और जो कि 1% कम है, यानी कि 99% की वैल्यू हमारी 1000 है। और क्वेश्चन पूछ रहा है अप्रॉक्सीमेटली ओरिजिनल प्राइस क्या होगा, यानी कि 100% की वैल्यू पूछ रहा है। सो 100% की वैल्यू हो जाएगी 1000 इंटू 100/99। ऑलरेडी 1000 है, 1/99 और ऐड करना पड़ेगा। सो एज सच एग्जैक्ट वैल्यू अगर क्वेश्चन पूछता है तो क्या आता है, 1/99 कितना होगा, 1000/99 का 1000 का 1/99 क्या होगा, दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 10.10। इजंट इट सो? ठीक है, सो आंसर आ जाएगा हमारा 1010.10। बट इस क्वेश्चन में एक्चुअल में कोई भी ऑप्शन तो मैच नहीं करना है, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। और इतना करने की जरूरत नहीं थी, जैसे ही हमें पता चल गया कि 1% हमें इंक्रीज करना है, तो हमको पता है 1% ऑलमोस्ट 10 के आसपास होगा। कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं जिसमें 1000 में 10 ऐड करके आंसर हो, तो ऑप्शन डी ही आंसर होगा। इजंट इट सो? ठीक है, तो इतना टाइम लेना नहीं है, समझने में टाइम लेना है सिर्फ। एग्जाम में तो 10 सेकंड में करना है, बिकॉज हमें पता है कि नेट में 1% का ही डिक्रीज हुआ है। 99% की वैल्यू 1000 है, तो 1% लगभग इंक्रीज होगा, विच इज इक्वल टू 10 रुपीज। नो आंसर इज मैचिंग, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट is consistently decreasing due to migration owing lack of opportunities in the state. So it has been observed that the population has decreased at a rate of 10% each year in the last few years. If today the population of the state is 100 million, what will be the approximate population of the state after 3 years? 3 साल के बाद क्या होगा अगर हर साल 10% का डिक्रीज हो रहा है। 10% का डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ कि पॉपुलेशन अगर इनिशियली 10 है तो एक साल बाद 9 हो जाएगी, यानी कि हर साल 9/10 का फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 मिलियन है अगर, अभी 3 साल बाद क्या हो जाएगा, 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10, यानी कि दिस विल बी 9/10 का होल क्यूब, और 9 का क्यूब होता है 729। सो पॉपुलेशन हो जाएगी हमारी 100 मिलियन इंटू 729/1000। 2 0 से 2 0 गए, तो 72.9 मिलियन अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन आ जाएगी हमारी, या एग्जैक्ट तो 72.9 मिलियन ही आएगी। क्वेश्चन में अप्रॉक्सीमेट पूछा है तो ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। कभी स्नैप जैसे एग्जाम में या और भी कुछ एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि नॉन ऑफ दिस ऑप्शन भी गिवन हो और अप्रॉक्सीमेट ना मेंशन किया हो। ठीक है, तो ऐसे केस में जबकि आपका वैल्यू इतना क्लोज आ रहा है 73 मिलियन के, आपको 73 मिलियन मार्क कर देना अगर वो ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, नॉन ऑफ दिस को नहीं मार्क करना है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी जब वैल्यू में डिफरेंस ज़्यादा हो तब की बात अलग है, पर यहाँ पे 0.1 का डिफरेंस है, 0.1 मिलियन का डिफरेंस है, तो आपको ऑप्शन बी मार्क कर देना है।
बिकॉज जिस तरह से वैल्यूज गिवन है डेफिनेटली अप्रॉक्सीमेट ही आंसर आएगा, सारी की सारी इंटीजर में गिवन है और वैसा कोई आंसर आएगा नहीं। क्लियर है? ठीक है, बट ऐसा सिर्फ तब करना है जब वैल्यूज ऑलमोस्ट सिमिलर हो, जहां पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एमआरपी, हाँ एक चीज़ और, अगर कैट जैसे एग्जाम में आएगा तो फिर नवदीज ही मार्क करना है वहाँ पे। फिर आपको अगर अप्रॉक्सीमेट नहीं गिवन है तो डेफिनेटली फिर हमको नवदीज ही मार्क करना पड़ेगा, बिकॉज एग्जैक्ट आंसर हमारा 72.9 मिलियन इस क्वेश्चन में आ रहा है। दिस इज एग्जैक्ट वैल्यू, ऐसा नहीं है ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, और ऑप्शन में हमको कहीं पे भी 72.9 दिया नहीं हुआ है। ठीक है, बेसिकली इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो एग्जैक्ट आ रहा है, ऑप्शंस अप्रॉक्सीमेट दिए हुए हैं। ठीक है, तो जब भी आंसर एग्जैक्ट आएगा तो आइडियल सिनारियो में आंसर नॉन ऑफ दीज होगा, अगर एग्जैक्ट के अलावा कुछ भी दिया हुआ है तो। जब आंसर अप्रॉक्सीमेट आएगा तो आंसर हमेशा, क्योंकि आंसर खुद ही अप्रॉक्सीमेट है, तो ऑप्शन जो क्लोज होंगे उनके हिसाब से मार्क करेंगे। ठीक है, बट स्नैप जैसे एग्जाम में कई बार ऐसा हो जाएगा, जैसे इस क्वेश्चन में भी अगर एग्जाम में अप्रॉक्सीमेट नहीं मेंशन होता तब भी हमको 73 मिलियन मार्क करना चाहिए था, इसलिए मैंने इस बात को स्ट्रेस दिया, अदरवाइज नुकसान उठाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एमआरपी ऑफ अ चॉकलेट इज ₹65. A customer purchased the chocolate for ₹56.16. He got 2 successive discounts, of which one is 10%. So we have to find the other discount of the scheme that was given by the seller. एक डिस्काउंट तो हमें पता है 10% का है, दूसरा डिस्काउंट हमें नहीं पता है, निकालना पड़ेगा। सो एमआरपी है 65, एक डिस्काउंट 10% का, यानी कि 90/100 या 9/10 पे सेल कर रहा है। ठीक है, और फिर दूसरा डिस्काउंट मान लेते हैं कि डिस्काउंट तो नहीं, x/100 का मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर होगा, यहां से हम डिस्काउंट बाद में निकाल लेंगे। ठीक है, तो 65 इंटू 9/10 इंटू x/100 दैट इज इक्वल टू 56.16, और 65 13 का मल्टीपल है, तो चांसेस आर, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू मोस्ट प्रॉब्ली आ रहा है, कि ये 13 का मल्टीपल हमारा राइट हैंड साइड में भी होगा। डेसिमल हटाएंगे, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, 13 5 65, और यहाँ पे 13 4 52, देन 41 बचा, 13 3 39, फिर 432 आ गया हमारा। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, और फिर 9 से काटेंगे तो 9 4 36 48, ओके, 5 से 2 बचा, तो x इज इक्वल टू 96 आ गया, यानी कि 96% हो गया अमाउंट। टोटल कितना रहा होगा, 4% का डिस्काउंट दिया होगा तभी तो 96% होगा, तो डिस्काउंट हमारा आ गया यहाँ से 44% का, ऑप्शन बी। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। या फिर ऐसे भी देख सकते थे, देखो, पर ये तरीका ज़्यादा बेहतर है, पर दूसरा भी देख लेते हैं कि 65 में हमने 10% कम किया तो आ गया 58.50, 6.5 कम हो गया हमारा, और फिर उसमें डिस्काउंट देने के बाद में 56.16 आ रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है, 2.34 का डिक्रीज हो रहा है, और किस में डिक्रीज हो रहा है, 58.50 में, तो 2.34 डिवाइड बाई 58.50 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, तो बेसिकली ये डेसिमल चला जाएगा ऊपर का, अब नीचे है 58.5, ऊपर है 234, 58.5 2 117, तो डेफिनेटली 4 बार जा रहा है, तो आंसर 4% आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो, और मल्टीपल मेथड सिर्फ इसलिए बताते हैं सेम क्वेश्चन में, सो दैट आप खुद भी अगर मल्टीपल मेथड से प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस को, तो विद टाइम आपका कॉन्फिडेंस जो क्वेश्चंस पे है या टॉपिक पे है वो हमेशा इंक्रीज होगा, बिकॉज तब आपको पता होगा कि एक तरीका काम नहीं आएगा, दूसरा काम आएगा, और इनफैक्ट प्रैक्टिस से आपको समझ में आएगा कहाँ पे कौन सा तरीका अप्लाई करोगे, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर जल्दी निकाल पाओगे। ठीक है, तो सो दीज मेथड्स आर, क्योंकि हर एक का स्ट्रेंथ अलग अलग होता है, किसी के लिए ये मेथड ज़्यादा इजी पड़ेगा, किसी के लिए ये मेथड ज़्यादा इजी पड़ेगा, और ज़्यादा इजी वो पड़ेगा जो आप बार बार लगातार करते चले आ रहे हो, और अगर आपका प्रोसेस गलत है तब तो डेफिनेटली उसको करेक्ट करना चाहिए, पर अदरवाइज हम अपने प्रोसेस में अगर शॉर्टेस्ट टाइम में आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, तो हमको कंफर्टेबली उस तरीके को बार बार तैयार करना चाहिए, पर हाँ वो तरीका सबसे अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम मल्टीपल मेथड देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी increases by 5% but also decreases by 0.25% each year due to immigration। अच्छा सवाल है और सिंपल क्वेश्चन भी है, एक बार पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद में आंसर देखिएगा, बिकॉज गलती होने का भी एक स्कोप है, इसलिए पहले खुद से सॉल्व करिए। ओके, क्वेश्चन कह रहा है पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है 5% से, बट डिक्रीज भी कर रही है 0.25% से हर साल ड्यू टू इमिग्रेशन। सो वी हैव टू फाइंड द नेट इंक्रीज इन परसेंटेज इन 3 years। ठीक है, सो बेसिकली ऐसे समझो कि मान लो कि हमारा पॉपुलेशन 10,000 था, ठीक है, तो पॉपुलेशन में इंक्रीज आ रहा है 5% का हर साल, तो पॉपुलेशन कितना से इंक्रीज करेगा, अगर 5% इंक्रीज कर रहा है तो 1% इज 100, 5% यानी कि 500 का इंक्रीज आएगा।
फिर कह रहा है ऑल्सो डिक्रीजेस बाई 0.25% ईच ईयर ड्यू टू इमिग्रेशन। ठीक है, गलती यहाँ पे क्या हो सकता है कि आप इसको सक्सेसिव परसेंटेज की तरह अप्लाई कर दो कि पहले 5% का इंक्रीज किया फिर 0.25% का डिक्रीज किया, बट ये सक्सेसिव परसेंटेज नहीं है क्योंकि दोनों के लिए बेस वैल्यू सेम है। तो पॉपुलेशन में 5% का इंक्रीज आ रहा है हर साल, ठीक है, बट डिक्रीज भी 0.25% से पॉपुलेशन हर साल हो रही है ड्यू टू इमिग्रेशन, यानी कि यही जो बेस वैल्यू है डिक्रीज भी इसी पे अप्लाई होगा। क्या इस बात को समझ पा रहे हो कि ईयर के स्टार्ट में जो पॉपुलेशन था उसका 5% इंक्रीज कर रहा है बाय द ईयर एंड, सिमिलरली उसी का 0.25% डिक्रीज कर रहा है बाय द ईयर एंड, तो दोनों के लिए बेस वैल्यू हमारा सेम है। तो ये 0.25% भी इनिशियल वैल्यू का ही है, यानी कि अगर 101% है तो 25 लोग इमिग्रेशन भी 25 लोगों का हो रहा है। इफेक्टिवली हमारा नेट में जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है प्लस का 4.75%, यानी प्लस 5% माइनस 0.25%, नेट में प्लस का 4.75% का चेंज आ रहा है एक साल में। क्या इस बात को समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है कि यहाँ पे सक्सेसिव लेना है, सक्सेसिव नहीं है, ये सेम बेस वैल्यू पे है। ओके, तो प्लस 4.75% 3 बार ये चेंज आ रहा है हमारा, तो नेट में कितना बनेगा ये हमको देखना है। तो 2 बार का देख लेंगे तो 4.75 प्लस 4.75 विल बी इक्वल टू 9.5% और प्लस 4.75 इंटू 4.75 कितना आएगा, दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली 23-24 के आसपास आएगा। तो 23/100 मान लेते हैं इसको, क्योंकि आंसर अच्छा खासा डिस्टेंस पे है। सो दिस विल बिकम 9.73%। अब 9.73 प्लस 4.75 कितना होगा, दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 9 4 13 14.5 14.50% प्लस 9.73 इंटू 4.75 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 45/100, तो रफली 14.95% हमारा वैल्यू आ जाएगा। सो दिस विल बी अवर आंसर ऑप्शन सी। इज दिस क्लियर? क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को? तो छोटी सी बात जो इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा समझने वाली थी कि इनको सक्सेसिव चेंज नहीं मानना है ऐसे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 37.5% ऑफ ए एंड 41.66% ऑफ बी इज 22. If 37.5% of A is 2 more than 41.66% of B, then we have to find the value of A and B. 37.5% कितना होगा? This is 3/8, ये तो सबको पता होगा। अगर ये भी नहीं पता है तो फिर आपको थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देने की जरूरत है, परसेंटेज का और फ्रैक्शन में कन्वर्जन थोड़ा ढंग से सीखने की जरूरत है। नेक्स्ट है 41.66%, दिस इज इक्वल टू 5/12। ठीक है, बट कैसे आ रहा है 5/12 ये समझ लेते हैं। अगर क्लियर है तब तो कोई बात ही नहीं है, अगर नहीं क्लियर है तो देखो दिस कैन बी 35% प्लस 6.66%, ऐसा हो सकता है, यानी 7/20 है 35% प्लस 6.66% 1/15 है। ठीक है, अब इनको ऐड कर लोगे, या फिर दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 25%, जो कि बेहतर तरीका है, प्लस 16.66%। 25% यानी 1/4 है, 16.66% यानी कि 1/6 है, 1/4 इज 6/24 एंड दिस इज 4/24, तो 10/24 आ जाएगा, यानी कि 5/12। क्लियर? या फिर 40% प्लस 1.66%, किसी भी तरह से देखो। ठीक है, अल्टीमेटली हमें परसेंटेज का फ्रैक्शन में कन्वर्जन करना आना चाहिए। तो इक्वेशन बनाएंगे यहाँ पे, तो 37.5% ऑफ ए यानी कि 3/8 ए प्लस 41.66% ऑफ बी इज 22, 41.66% यानी कि 5/12 ऑफ बी इज 22। ऑल्सो गिवन इज दैट 3/8 ऑफ ए इज 2 प्लस 5/12 ऑफ बी। और जब ये वैल्यू हमें गिवन है स्ट्रेट अवे, ठीक है, तो क्या सीधे रिप्लेस नहीं कर सकते इक्वेशन में? तो इक्वेशन में हमें रिप्लेस कर दिया 3/8 ए को 5/12 बी प्लस 2 से, यानी कि 2 प्लस 5/6 बी इज इक्वल 22, यानी कि 5/6 बी हमारा आ गया 20। तो यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी 120/5 विच इज इक्वल टू 24, और बी 24 आ गया तो फिर तो एक ही ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन इज डन। बट इस क्वेश्चन में वाकई में इतना लिखने की ऐसा जरूरत नहीं थी, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन हमारा बता रहा है कि 37.5% ऑफ ए इज 2 मोर देन 41.66% ऑफ बी, और 22 हमारा दोनों का सम है। तो अगर दोनों का सम 22 है, यानी कि ये वैल्यू 37.5% ऑफ ए, ये दिस विल बी 12 एंड दिस विल बी 10, एंड इफ दिस इज 12, 3/8 ऑफ ए इज 12, तो ए यहां से 32 आ जाएगा, ए 32 आ जाएगा, और ए 32 है तो उसका 3/8 तो 12 था। ठीक है, 10 हमारा बाकी बचा हुआ वैल्यू है, तो 5/12 अगर 10 है
तो बी हमारा आ जाएगा 12 इंटू 10/5 यानी कि 24। ठीक है, क्लियर है। तो जितना हो सके ऐसी वैल्यूज़ को हमें मेंटली प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है, सो दैट हमारा एग्जाम में टाइम बचे। अननेसेसरी इक्वेशंस लिख के अपना समय नहीं खराब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फैक्ट्री हैज 900 एम्प्लॉइज, 25% ऑफ whom are men. द फैक्ट्री हैज टू हायर 200 एडिशनल एम्प्लॉइज टू इंक्रीज प्रोडक्शन। अभी क्या सिनारियो है, 900 एम्प्लॉइज हैं जिनमें से कि 25% यानी कि 225 मैन है। फैक्ट्री 200 और एडिशनल एम्प्लॉइज को हायर करने का सोच रही है टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। व्हाट परसेंटेज ऑफ एडिशनल एम्प्लॉइज हायर्ड मस्ट बी मेन इन ऑर्डर टू रेज द परसेंटेज ऑफ मैन एम्प्लॉइज टू 35%। 35% करना है, और 35% करना है तो यानी कि ऑलरेडी 900 एम्प्लॉइज है, 200 और एम्प्लॉइज आ जाएंगे, 1100 का 1100 का 35% चाहिए होगा। कितना होगा, 1100 का 30% होगा 3300, अरे सॉरी 330, और 5% होगा 55, यानी कि टोटल 385 एम्प्लॉइज चाहिए। अभी ऑलरेडी हमारे पास 225 है, यानी कि इनमें से आउट ऑफ 200 160 शुड बी मेल एम्प्लॉइज, एंड 160 इज व्हाट, 160 इज 80%, यानी कि आंसर हमारा ऑप्शन सी आ जाएगा। ओके, ठीक है, क्लियर है। एलिगेशन लगा के भी इसको कर सकते हैं, बट इतने सिंपल वैल्यूज के लिए एलिगेशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, जब हमें क्लियर कट सीधी सीधी वैल्यूज दी हैं जहां से कि इजीली आंसर आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल कह रहा है 200 पीपल लिव इन अ विलेज ऑफ विच 55% आर मेल्स एंड रेस्ट आर फीमेल्स। द मेल पॉपुलेशन अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 5% एंड फीमेल पॉपुलेशन अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹50 ईच। 55% मेल है, 45% फीमेल है, यानी कि आउट ऑफ 20 अगर हम बात करें, 2000 है पर उससे मतलब नहीं है, आउट ऑफ 20 अगर बात करें तो 11 मेल होंगे और 9 फीमेल होंगी। रेशियो 11:9 का होगा मेल और फीमेल का। और 5% प्रॉफिट इज अर्नड बाई मेल पॉपुलेशन वाइल 8% प्रॉफिट इज अर्नड बाई फीमेल पॉपुलेशन। ठीक है, फाइंड द चेंज इन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ द विलेज इफ द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इज रिवर्स्ड एंड टोटल पॉपुलेशन रिमेन्स द सेम। तो अभी क्या आ रहा होगा नेट में, अभी हमारा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ द विलेज क्या आएगा, 5% फॉर मेल्स, 8% फॉर फीमेल्स। देखो एक तरीका तो ये है कि हम करें 5 × 11 प्लस 8 × 9 डिवाइड बाई 11 + 9, ये आ गया 55, ये आ गया 72, यानी कि 127/20, सो 6.35% आ गई वैल्यू। ठीक है, बट ज़्यादा बेहतर अप्रोच क्या होगा, जब भी कभी वैल्यूज हमें गिवन है, हमें पता है कि 5% तो आना ही आना है, उससे ज़्यादा ही आएगा हमारा जो एवरेज आने वाला है, इजंट इट सो। 8% क्या है, 8% इज 5% प्लस 3%, तो 5% तो सबके लिए है, तो हमारा एवरेज आ जाएगा 5% प्लस ये जो 3% एक्स्ट्रा है फीमेल्स के लिए, बस इसको काउंट कर ले, तो 3 × 9 डिवाइड बाई 11 + 9, क्योंकि चेंज तो एवरेज तो सबके लिए आएगा, यानी कि 27/20, तो 1.35% हो जाएगी ये वैल्यू। दिस विल बी 1.35%, बस 5% में ऐड कर देंगे तो आंसर हमारा 6.35 आ जाने वाला है। क्या ये बात समझ में आती है? कैलकुलेशन इससे थोड़ी सी आसान बनेगी, और हमेशा हमें कोशिश करना है कैलकुलेशन अपनी आसान रहे। ये तो हो गया हमारा पहले वाले केस में। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि हमने रेशियो को रिवर्स कर दिया, यानी कि 11:9 की बजाय अब हो गया है हमारा रेशियो 9:11 का। ठीक है, 9:11 का रेशियो हो जाएगा, तो क्या नई वैल्यू आएगी हमारी। ठीक है, अब की बार क्या है, 3% एक्स्ट्रा यहाँ पे भी है, बट अब 11 यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन के लिए, यानी कि एवरेज होगा 5% प्लस 11 × 3 यानी 33 डिवाइडेड बाई 20, विच इज 1.65%, यानी कि 6.65%। सो पहले हमारी वैल्यू थी 6.35% और अब वैल्यू है 6.65%, सो देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 0.3%, राइज ऑफ 0.3%। क्वेश्चन में पूछा है चेंज इन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ द विलेज। ठीक है, चेंज इन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, ये जो चेंज है ये एब्सोल्यूट चेंज है, परसेंटेज चेंज नहीं पूछा है, चेंज इन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पूछा है, परसेंटेज चेंज नहीं पूछा है। इज इट क्लियर? तो ये एब्सोल्यूट चेंज है, तो 0.3% हमारा स्ट्रेट अवे आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। अगर परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पूछता तब हमारा आंसर क्या होता, क्योंकि तब हमें पता था बेस वैल्यू हमारी 6.35 है, चेंज आया है 0.3% का, तो 0.3 डिवाइड बाई 6.35 × 100। ठीक है, तब हमारा ये वैल्यू आता। क्लियर है? जो अप्रॉक्सीमेटली 0.45% के आसपास, 4.5% के आसपास आएगा, 4.5 to 5% के आसपास आएगा। ठीक है, इंक्रीज होगा, बट क्वेश्चन में हमसे एब्सोल्यूट चेंज पूछा है, तो आंसर विल बी ऑप्शन ए। अगेन
अब इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अपने लिए सिंप्लीफाई करते हैं या कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से समझते हैं ताकि हम अपनी कैलकुलेशन को अवॉइड कर सकें। ओके, देखो अब ध्यान से इस बात को समझना जो आगे मैं कहने जा रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज हो सकता है कई लोगों को इसको समझने में स्टार्ट में दिक्कत है, पर एक बार आप अपने दिमाग में इन चीज़ों को 2-3 बार समझोगे, खुद से पेन पेपर पे लिखोगे तो बेहतर समझ पाओगे। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द चेंज इन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ विलेज। कब चेंज पूछ रहा है? जबकि मेल और फीमेल पॉपुलेशन का जो रेशियो है हम उसको रिवर्स कर दें। टोटल पॉपुलेशन सेम रहने वाली, यानी कि सब कुछ सेम रह रहा है, सिर्फ हम क्या चेंज कर रहे हैं? सिर्फ हम रेशियो को रिवर्स कर रहे हैं, दैट इज ऑल। ठीक है, सिर्फ रेशियो को रिवर्स कर रहे हैं। तो पहले वाले केस में रेशियो है हमारा 11:9 का, ठीक है, और 5% मेल्स का प्रॉफिट है और 8% फीमेल्स का प्रॉफिट है। और दूसरे वाले सिनारियो में हम रेशियो को रिवर्स करके कर दे रहे हैं 9:11 और बाकी प्रॉफिट तो 5% और 8% ही रहेगा। तो दोनों में फर्क क्या आ रहा है? चेंज क्या आ रहा है? ऐसा देखा जाए तो देखो पूरे का पूरा 20 यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन के लिए या सारी पॉपुलेशन के लिए 5% का प्रॉफिट तो कंसिस्टेंट है दोनों ही केसेस में, वो तो है ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले वाले केस में 9 यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन के लिए 3% एक्स्ट्रा प्रॉफिट है और दूसरे वाले केस में 11 यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन के लिए 3% एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। यानी कि दूसरे वाले केस में पहले वाले केस से 2 यूनिट ज्यादा पॉपुलेशन के लिए 3% एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। सेकेंड वाले केस में पहले वाले केस से 2 यूनिट ज्यादा पॉपुलेशन के लिए 3% एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। इजंट इट सो? भाई पहले वाले केस में सिर्फ आउट ऑफ 20 यूनिट्स 9 यूनिट के लिए 8% प्रॉफिट था, यानी कि 9 यूनिट के लिए 3% एक्स्ट्रा प्रॉफिट था, और दूसरे वाले केस में 11 यूनिट पॉपुलेशन के लिए 3% एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। वो मेल हो फीमेल हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो फर्क किससे पड़ेगा? फर्क इस बात से पड़ेगा कि दूसरे वाले केस में 9+2 यानी कि 2 यूनिट जो एक्स्ट्रा आई है जिनको 3% एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है, इनकी वजह से फर्क पड़ रहा है। तो कितना फर्क पड़ जाएगा एवरेज पे? ये 2 यूनिट एक्स्ट्रा है जिनको 3% एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है और टोटल 20 यूनिट्स है, एवरेज पे फर्क पड़ेगा 2/20 का। अगर आउट ऑफ 20 यूनिट्स सिर्फ 2 यूनिट को 3% एक्स्ट्रा मिलने वाला है दूसरे केस में, तो फर्क पड़ेगा एवरेज पे 2/20 का, यानी 1/10 का, यानी कि 0.3% का फर्क पड़ेगा। 0.3% का फर्क पड़ेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज प्रॉफिट नहीं निकालना है, तो एब्सोल्यूट वैल्यूज को हम क्यों निकाल के उनको सब्ट्रैक्ट करें? ऑलरेडी सीधे सीधे जो हमें इंफॉर्मेशन दी है उसको यूज करके क्यों हम सीधे सीधे 0.3% आंसर अपना नहीं निकाल लें? कि पहले वाले केस में 9 यूनिट्स फीमेल है, दूसरे वाले केस में 11 यूनिट्स फीमेल है, टोटल 20 है दोनों ही केसेस में। 2 यूनिट्स फीमेल ज़्यादा हो रही हैं और फीमेल्स को 3% ज़्यादा मिल रहा है, तो 2 × 3% डिवाइड बाई 20 यानी कि 0.3% का चेंज हमारा आएगा, इंक्रीज आएगा। क्या इस बात को आप अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? अगर इस बात को आप समझ गए हो तो कमेंट में मेंशन करना कि हाँ ये बात समझ में आ गई, ठीक है। और अगर फिर भी आपको डाउट है तो कमेंट में मेंशन करना कि एक बार और समझना पड़ेगा, तो फिर देखेंगे इस पर कुछ प्रैक्टिस सेशन वगैरह बनाएंगे ऐसे क्वेश्चंस पे। क्लियर है? अगर समझ में आया तो कमेंट में जरूर मेंशन करना है, और अगर सेशन पसंद आ रहा है तो उसको लाइक जरूर करना है। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 1-2 और बहुत प्यारे प्यारे सवाल हैं, देखते हैं वो अगला वाला सवाल ही है कि आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो इलेक्शन पे बेस्ड है। हाँ, इलेक्शन पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है जो अच्छा है। तो स्नैप में भी कभी कभी बहुत बढ़िया सवाल आ जाते हैं। 3 कैंडिडेट्स A, B, C पार्टिसिपेटेड इन एन इलेक्शन। A gets 40% ऑफ द वोट्स मोर देन B, C gets 20% वोट्स मोर देन B। सो A, B, C का अगर हम वोट्स का कंपेरिजन करें तो A को B से 40% वोट्स ज़्यादा मिलते हैं, यानी कि 2/5 वोट्स A को ज़्यादा मिल रहे हैं B से। तो अगर B को 5 वोट मिल रहे हैं तो A को 5 + 2 7 वोट्स मिलेंगे। C को 20% वोट ज़्यादा मिल रहे हैं, विच इज़ 1/5 ज़्यादा, यानी कि अगर B को 5 मिल रहे हैं तो C को 6 मिल रहे हैं। देन क्वेश्चन इज सेइंग A ऑल्सो ओवरटेक्स C by 4000 वोट्स। A और C के बीच का फर्क है 1 यूनिट वोट्स का, 1 यूनिट इज इक्वल टू 4000 वोट्स। टोटल वोट्स कितने हैं? 7 5 12 + 6 18, 18 यूनिट्स वोट्स, तो ये हो जाएंगे 18 × 4000 which is 72,000 votes. Then question is saying 90% voters voted and no invalid or illegal votes were cast. तो टोटल वोट्स कितने हो जाएंगे? टोटल 90% लोगों ने, टोटल वोट्स तो 72,000 हो गए। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन वोटिंग लिस्ट कितना हो जाएगा? दैट विल बी नंबर ऑफ वोटर्स इन वोटिंग लिस्ट इसका हो जाएगा, इस वैल्यू का 10/9 हो जाएगा, बिकॉज दिस इज इक्वल टू 90%। नंबर ऑफ वोटर्स इन वोटिंग लिस्ट विल बी 72K × 10/9 which will be equal to 80K या 80,000। ऑप्शन डी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज, हाँ ये सवाल अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके खुद से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद में फिर सॉल्यूशन देखिएगा।
Okay. So in a village, 3 people contest for the post of village pradhan. Due to their own interest, all the voters voted and no vote was invalid. ठीक है. The last candidate, यानी कि जो last आया candidate, that got 30% votes. So there are 3 candidates. Let us say candidates are C1, C2 and C3. और C1 जीता है, विनर है. C2 इज रनर अप, फर्स्ट रनर अप. और C3 हमारा लास्ट कैंडिडेट है. तो लास्ट कैंडिडेट को 30% वोट मिले हैं. ओके. देन क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट कुड बी द मिनिमम एब्सोल्यूट मार्जिन ऑफ वोट्स बाय विच द विनिंग कैंडिडेट लेड बाय द नियरेस्ट राइवल इफ ईच कैंडिडेट गॉट एन इंटीग्रल परसेंटेज ऑफ वोट्स. ठीक है. व्हाट कुड बी द मिनिमम एब्सोल्यूट मार्जिन ऑफ वोट्स बाय विच द विनिंग कैंडिडेट लेड बाय द नियरेस्ट राइवल. हमें मिनिमम एब्सोल्यूट मार्जिन ऑफ वोट्स चाहिए, और अगर हमें मिनिमम एब्सोल्यूट मार्जिन ऑफ वोट्स चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा. ये जो बचे हुए 2 लोग हैं, 2 कैंडिडेट्स हैं, इनको कितना परसेंट वोट मिला है? 70% वोट मिला है. और अगर हमें इनके बीच का मार्जिन सबसे कम करना है तो जो डिफरेंस है इनके बीच का वो कम से कम होना चाहिए. साथ में इंफॉर्मेशन गिवन है, ईच कैंडिडेट गॉट एन इंटीग्रल परसेंटेज ऑफ वोट्स. सो मार्जिन जितना कम होगा उतना बेहतर है. इजंट इट सो? और इंटीजर में भी होना चाहिए. तो 70% को ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है जिनके बीच में कम से कम फर्क हो. 1%, 2%, 3%, जितना कम से कम हो सकता हो. ठीक है. तो अगर दोनों बराबर होंगे तो 35% मिलेगा. अब डिफरेंस करना है तो एक का 1% दूसरे को दे दो, यानी कि एक बंदे को 36% मिल जाएगा, एक को 34% मिल जाएगा. क्या ये बात क्लियर है? अब हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. यहाँ पे अब हमें मार्जिन जो है उसको मिनिमम बनाना है, मिनिमम एब्सोल्यूट मार्जिन बनाना है. ऑप्शन से हमें ये सोचना है क्या हम 1 बना सकते हैं इसको? क्या 1 बना सकते हैं? डिफरेंस तो देखो 2% का आ रहा है, 2% का डिफरेंस आ रहा है. बट क्या इस 2% को 1 बना सकते हैं? अगर 2% 1 हो गया है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे. और इसलिए टोटल वोट्स को चेक करना है, बिकॉज ऐसा नहीं हो किसी को फ्रैक्शन में वोट मिल रहे हो, क्योंकि वोट्स हमेशा सबको इंटीजर में मिलने चाहिए. तो अगर टोटल वोट्स 50 है, 2% इज इक्वल टू 1, तो कैंडिडेट 1 को 18 वोट्स मिले होंगे, कैंडिडेट 2 को 17 वोट्स मिले होंगे, और कैंडिडेट 3 को 15 वोट्स मिले होंगे. एज लॉन्ग एज ये सारी की सारी वैल्यूज हमारी इवन में आ रही थी, तो वैसे भी ये कंफर्म था कि अगर 2% 1 के बराबर तो सबको इंटीजर में वोट मिलने वाले हैं. बट ये अप्रोच समझ में आना चाहिए, सो दैट अगर अगले बार क्वेश्चन में 30% की बजाय कोई और वैल्यू हो तो फिर हम इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे टैकल करेंगे. क्लियर है? ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कि हालांकि ये क्वेश्चन आसान ही रहेगा उस तरह से भी कि अगर मान लो कि हमने कह दिया कि पहले वाले थर्ड कैंडिडेट को, लास्ट कैंडिडेट को 23% वोट मिले हैं, तो कितना बच गया उस केस में? 77% बच गया. ठीक है. और उस केस में फिर क्या होगा कि 77% है, 2 पार्ट में ब्रेक करना है. अब हाफ तो ऑलरेडी हमारे पास 1% एक्स्ट्रा है बिकॉज ऑड नंबर है, तो 38% और 39% हो गया. इस बार तो मार्जिन ही दोनों के बीच में 1% का है, तो 1% इज इक्वल टू 1 हो गया. यानी कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने होंगे? 100 होंगे. पहले वाले के टोटल वोट्स कितने होंगे? 50 होंगे, जबकि हम मिनिमम एब्सोल्यूट मार्जिन ले रहे हैं. तो छोटी छोटी बातें जिनको समझ लेंगे तो क्वेश्चन हमारे लिए बढ़िया हो जाएंगे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 alloys of iron have different percentage of iron in them. ओके. 2 alloys हैं, लेट अस से alloy 1 and alloy 2, और दोनों में आयरन का परसेंटेज डिफरेंट है. द फर्स्ट वन वेज 6 kilograms, द सेकंड वन वेज 12 kilograms. One piece each of equal weight was cut off from both the alloys, and the first piece was alloyed with the second alloy, and the second piece was alloyed with the first one. तो लेट अस से x kilograms हमने कट किया है दोनों में से, तो बचेगा कितना? दूसरा पीस बचेगा 6 - x पहले वाले केस में, और दूसरे वाले केस में बचेगा 12 - x. फिर इस x को हमने 12 - x से अलॉय किया होगा, और 6 - x को x से अलॉय किया होगा, क्रॉस में अलॉय किया है. ठीक है. देन क्वेश्चन इज सेइंग एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ आयरन बिकेम द सेम इन द रिजल्टिंग 2 alloys. सो व्हाट वाज द वेट ऑफ द ईच कट ऑफ पीस. क्वेश्चन को पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है. पहले वाले में लेट अस अज्यूम कि A% हमारा परसेंटेज ऑफ आयरन है, और सेकेंड अलॉय में B% हमारा परसेंटेज ऑफ आयरन है. अब अगर हम पहला वाला जो केस है कि जब हम x ले रहे हैं A1 अलॉय से और 12 - x ले रहे हैं A2 अलॉय से, तब हमारा परसेंटेज क्या बनेगा? दैट विल बी, क्योंकि x A1 से ले रहे हैं, x इंटू AX प्लस 12 - x इंटू B डिवाइड बाई टोटल वेट कितना है? x प्लस 12 - x. और सेकेंड वाले केस में जब x और 6 - x ले रहे हैं तो 6 - x इंटू A प्लस
x इंटू बी अपॉन 6 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये परसेंटेज होना चाहिए। और हमसे कहा है दोनों केसेस में परसेंटेज ऑफ आयरन सेम है, दीज टू शुड बी सेम, ये दोनों सेम होने चाहिए। क्या ये बात समझ में आती है? और अगर ये दोनों सेम है, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो दिस इज एक्स प्लस 12 माइनस एक्स, जो कि 12 आ जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये हमारा 6 हो जाएगा। इसी स्टेप पे काट लेते हैं, क्यों दोबारा लिखें, तो 6 से काटेंगे, यहाँ 2 टाइम्स आएगा, ठीक है। इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे राइट हैंड साइड में, तो ये बन जाएगा हमारा ए एक्स प्लस 12b माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 6 इंटू ए, यानी 12a माइनस 2ax प्लस 2bx। अब ये पूरा ax bx एक तरफ लेके आ जाएंगे, सो ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा 3ax माइनस 3bx इज इक्वल टू 12a माइनस 12b। तो 3x टाइम्स a माइनस b इज इक्वल टू 12 टाइम्स a माइनस b। अब सिंस a और b इक्वल नहीं है, ये छोटी सी बात है, पर इसको ध्यान रखना है कि हमसे ऑलरेडी स्टार्ट में कहा गया है कि 2 एलॉयज ऑफ आयरन हैव डिफरेंट परसेंटेज। तो अगर डिफरेंट परसेंटेज है तो a माइनस b को क्रॉस कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। अगर डिफरेंट नहीं लिखा होता तो एक सॉल्यूशन होता कि a और b दोनों इक्वल हैं, हालांकि वो कॉमन सेंस वाला सॉल्यूशन है, बट स्टिल वो सॉल्यूशन होता, ठीक है। तो 3x इज इक्वल टू 12, यानी कि x यहां से आ जा रहा है 4 किलोग्राम्स। क्या ये बात क्लियर है? तो आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है ये बात? ठीक है। पर ये इस सवाल को करने का एक बहुत ही लंबा सा तरीका हुआ, ये एक बहुत ही लंबा सा तरीका हुआ। शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है कि जिससे कि हम इस सवाल को समझ के कर सकें, वो तरीके भी समझते हैं, ठीक है, वो बेहतर तरीके समझते हैं। तो देखो, पहली चीज़ तो ये है कि इस क्वेश्चन में हमसे कहीं पे भी ए और बी की वैल्यू, यानी कि जो डिफरेंट परसेंटेज की वैल्यूज हैं, वो नहीं गिवन है, और ना ही हमारा आंसर उन बातों पे डिपेंड कर रहा है। आंसर ए या बी की वैल्यूज पे जो हमने ए या बी एज्यूम किए थे, यानी कि आयरन के परसेंटेज कितना कितना है, इस पे डिपेंड नहीं करता है। तो अगर आयरन के परसेंटेज पे हमारा आंसर डिपेंड नहीं करता है तो हम कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। हम ये मान सकते हैं कि लेटर से हमने कह दिया कि ए हमारा 0 के बराबर है, ए 0 के बराबर है। जैसे ही हमने ए को 0 के बराबर मान लिया, अब हमारा क्या आएगा, परसेंटेज, ठीक है। तो पहले वाले केस में क्या आएगा, x इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, तो 12 माइनस एक्स इंटू बी दिस डिवाइडेड बाई 12। और दूसरे वाले केस में आ जाएगा 6 माइनस एक्स इंटू 0, वो भी 0 हो जाएगा, तो x इंटू बी डिवाइडेड बाई 6, और ये दोनों बराबर है, b से b कैंसिल आउट हो गया, 6 से काटा ये 2 आ गया, तो यानी कि 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x। तो 0 मानते ही चीज़ें कितनी आसान हो गई, 3x इज इक्वल टू 12, सो x इज इक्वल टू 4 किलोग्राम्स। ऑप्शन डी आंसर हो गया। इज इट क्लियर? क्या ये बात समझ में आती है? हम इस तरह से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्लियर है? हम अननेसेसरली ए बी दो अननोन मान के और फिर सॉल्व नहीं करेंगे जिनको लास्ट में कैंसिल आउट करें। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। फिर एक और अप्रोच है जिससे इस क्वेश्चन को और भी बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है कि देखो, क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि दो अलग अलग अलॉयज को हम मिक्स कर रहे हैं और दोनों केसेस में हमारा जो परसेंटेज है नेट में वो सेम आ रहा है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है जबकि जो दोनों का रेशियो है वो सेम हो दोनों केसेस में। आई रिपीट कि अगर हम दो डिफरेंट अलॉयज के दो पीसेस को मिक्स कर रहे हैं और दो अलग अलग केसेस में, और दोनों केसेस में हमारा जो नेट में परसेंटेज है वो सेम आ रहा है, ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल है when the ratio of both the alloys is same in both cases, and if that is so the question is finished much easily। यानी कि पहले वाले केस में रेशियो है हमारा x अपॉन 12 माइनस एक्स का, और दूसरे वाले केस में रेशियो है 6 माइनस एक्स अपॉन एक्स का, और ये दोनों बराबर होंगे। तो यानी कि एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 12 6 72 माइनस 12x माइनस 6x माइनस 18x प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 18x विल बी इक्वल टू 72 and hence x will be equal to 4। क्लियर है? ओके, ठीक है। एज सच दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ परसेंटेज यहाँ पे, ये बट ठीक है, डिस्कस कर लिया यहाँ पे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the population of vultures in a locality decreases by a certain rate compounded annually if the current population of vultures is 29160 and the ratio of the decrease in population for the second year and the third year be 10:9, then what was the population of vultures 3 years ago? तो अगर हमें यहाँ पे रेशियो क्या दिया है, रेशियो ऑफ डिक्रीज इन पॉपुलेशन फॉर द सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर 10:9 का रेशियो दिया है कि सेकेंड ईयर का डिक्रीज अगर हमारा 10 यूनिट्स है तो थर्ड ईयर का डिक्रीज 9 यूनिट्स होगा।
अब जो सेकंड ईयर का हमारा डिक्रीज है, क्योंकि हमें डिक्रीज का यहाँ पे रेशियो दिया है, जो सेकंड ईयर का डिक्रीज है वो सेकंड ईयर की पॉपुलेशन पे होगा, इजंट इट सो? और जो थर्ड ईयर का डिक्रीज है वो थर्ड ईयर की पॉपुलेशन पे होगा, और दोनों केसेस में जो हमारा परसेंटेज है वो तो सेम ही रहेगा, जिससे कि हमारा पॉपुलेशन डिक्रीज करे, दैट परसेंटेज रिमेन सेम, इजंट इट सो? तो अगर सेकंड ईयर की पॉपुलेशन हमारी P2 है, तो अगर और x% का हमारा डिक्रीज हो रहा है हर ईयर, तो x% ऑफ P2, ठीक है, इज टू x% ऑफ P3, यही तो आ रहा है 10:9, इजंट इट सो? भाई x% ऑफ P2 अपॉन x% ऑफ P3 इज कमिंग आउट टू बी 10/9। तो x से तो x कैंसिल आउट हो जाने वाला है, यानी P2 अपॉन P3 ही 10/9 होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्योंकि वैसे तो ये बात क्लियर होना चाहिए था, पर ये समझाया सिर्फ इसलिए है ताकि अगर ये बात इसमें कंफ्यूजन रहता है तो हमें क्लियर हो जाए कि पॉपुलेशन ऑफ द सेकंड ईयर एंड पॉपुलेशन ऑफ द थर्ड ईयर का रेशियो भी ये वही होगा जो कि डिक्रीज इन पॉपुलेशन का रेशियो है, बिकॉज दोनों साल परसेंटेज तो सेम ही है। अगर परसेंटेज डिफरेंट होता तो ऐसा नहीं होता, फिर ये एक अच्छा सवाल बन जाता, ठीक है, फिर उसमें और भी चीज़ें दी होती। क्लियर है? तो यहाँ पे सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की पॉपुलेशन का रेशियो 10:9 का है, यानी कि पॉपुलेशन हमारी 10 से 9 हुई है थर्ड ईयर में, यानी कि पॉपुलेशन 1 से डिक्रीज की है। 1 का डिक्रीज किस में आया है? 10 के बेस में, यानी कि 10% से हमारी पॉपुलेशन डिक्रीज कर रही है। क्या ये बात समझ में आती है कि 10% से हमारी पॉपुलेशन डिक्रीज कर रही है? तो क्वेश्चन कह रहा है 3 साल पहले पॉपुलेशन क्या रही होगी? अगर 10% से डिक्रीज कर रही है, यानी कि हर साल 9/10 हो जा रही है, इजंट इट सो? तो अगर 3 साल पहले की पॉपुलेशन P थी, तो P इंटू 9/10 का होल क्यूब इज इक्वल टू 29160, बिकॉज 3 ईयर्स के बाद की सिचुएशन हमें गिवन है, यानी कि P इंटू 729 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 29160। अब 7 4 28, तो ये 4 टाइम्स जा रहा है 729 से 29116, तो 40 इंटू 1000, यानी कि पॉपुलेशन हमारी आ जाएगी 40,000 3 ईयर्स अगो की। ऑप्शन सी। इज दिस क्लियर? ठीक है, ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ सेल्समैन्स कमीशन इज 6% ऑन ऑल सेल्स अप टू ₹15,000 and 4% on sales exceeding the amount. He remits ₹30,000 to his parent company after deducting his commission. So we have to find the total sales value. टोटल सेल्स की वैल्यू हमें पता करनी है। तो अगर 6% दे रहा है ऑल द सेल्स ऑन ₹50,000, लेट अस से, अगर पहले समझ लेते हैं, अगर ये क्वेश्चन आप पहली बार देख रहे हो कि अगर 20,000 रुपीज़ का सेल्स होता तो पहले वाले 15,000 पे 15,000 रुपीज़ पे 6% उसको कमीशन मिलता। 6% कितना होता? 1% 150, यानी कि 900 रुपीज़ मिलता। और उसके बाद का बचा हुआ जो 5,000 है उस पर उसको 4% कमीशन मिलता। 1% इज 50, यानी कि 4% 200 रुपीज़ होता। टोटल कमीशन उसका 1100 होता। पर इसी बात को देखने का एक तरीका ऐसे भी है कि पूरे 20,000 पे उसको 4% तो मिल ही रहा है, ठीक है, विच इज 200 इंटू 4 800 रुपीज़, प्लस जो इनिशियल 15,000 है उस पर उसको 2% एक्स्ट्रा मिल रहा है, विच इज़ 150 इंटू 2, यानी कि 300 रुपीज़। तो टोटल 1100, चाहे ऐसे देखो चाहे ऐसे देखो। तो हम इस तरह से ही इस बात को समझेंगे, बिकॉज इस तरह से क्या है, हमको सिर्फ 15,000 पे एक्स्ट्रा जो 2% है उसको हम एक्स्ट्रा काउंट कर रहे हैं। और जितनी बार आप, जैसे हमने फीमेल वाले पॉपुलेशन प्रॉफिट वाले में देखा, जब भी आप ऐसे कंपेयर करके क्वेश्चन को करोगे तो आपके लिए क्वेश्चन समझना भी बेहतर होगा और सॉल्व करना भी बेटर हो जाएगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो हम इस तरह से इस बात को समझेंगे। अब एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस से, कि जो टोटल सेल्स है वो एस है हमारा, टोटल सेल्स इज इक्वल टू एस। ओके, टोटल सेल्स हमारा एस है क्योंकि वही निकालना है हमको, या टोटल सेल्स एक्स है, एक्स है। ओके, और वो रिमिट कर रहा है 30,000 अपना कमीशन काटने के बाद में, आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन। तो अगर टोटल सेल्स एक्स रहा है, ऑब्वियस सी बात है 30,000 अगर वो रिमिट कर रहा है तो सेल्स टोटल जो है वो 30,000 से ज़्यादा रहा होगा, यानी कि पहले इनिशियल वाले पार्ट पे 6% दिया होगा, बाकी वाले पे 4% काटा होगा उसने। ठीक है, टोटल सेल्स अगर एक्स है तो पूरे पे उसने 4% तो पूरी सेल्स पे डिडक्ट किया होगा उसने, इजंट इट सो? 4% तो पूरी की पूरी सेल्स पे उसने डिडक्ट किया होगा। मतलब क्या हुआ कि एक्स 4% यानी कितना हुआ? 1/25। तो ये 1/25 ऑफ द सेल्स तो पूरे पे डिडक्ट किया होगा, तो एक्स में से उसने कट किया होगा एक्स अपॉन 25, ये तो पक्की बात है। और इनिशियल 15,000 पे 2% एक्स्ट्रा डिडक्ट किया होगा, और 15,000 का 2% हुआ 300 रुपीज़, तो वो एक्स्ट्रा कट किया होगा। और इसके बाद में उसने 30,000 रिमिट कर दिया होगा। क्या ये इक्वेशन समझ में आती है? ठीक है, x माइनस एक्स बाई 25 हो गया 24 x/25,
और ये हो गया हमारा 30300। सो यहाँ से x आ जाएगा 30300 इंटू 25/24। 3 से काटेंगे 8 बचेगा, ऊपर आ गया 10100 यानी 10,100। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे सो ये आ जाएगा वैल्यू 25। एक सेकेंड, डिवाइड बाई 8 से जाएगा, 8 3 24, फिर बचा 12, एक बार गया, फिर बचा 45, 5 टाइम्स गया, फिर बचा 50। ठीक है, सो 8 6 48, 20 बचा, तो 31562.50 रुपीज़ हमारा आंसर आ जाएगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। पर ज़्यादा बेहतर अप्रोच क्या होगा कि जब भी हमें ऐसा कोई कैलकुलेशन करना हो कि हम 10,100 को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लें। एक पार्ट है हमारा 10,000 और एक पार्ट है 100। ठीक है, और फिर हम क्या कर रहे हैं, इंटू 25/8 कर रहे हैं दोनों पे, पूरे पे। 10,000 क्या हो जाएगा, 10,000 इंटू 25/8 है कि नहीं, यानी कि 3 + 1/8 है। 25/8 क्या है, 3 + 1/8 है, यानी कि 30,000 प्लस 10,000/8, यानी कि 30,000 प्लस 1250, ये वैल्यू आ गई हमारी, तो 31,250। और दूसरा वाला पार्ट क्या है, 100 है, यानी कि इसका 1% है, यानी कि 312.50। हमेशा कैलकुलेशन को अपने लिए पार्ट्स में इजी करना है ताकि कैलकुलेशन में कहीं पे गलती ना हो हमसे, बिकॉज जहां पे गलती होगी उसके लिए भी ऑप्शन एक क्वेश्चन में प्रिपेयर्ड होगा, तैयार होगा। ठीक है, छोटी सी बात है, ये चीज़ें जब सीख जाओगे तो बहुत फास्ट कैलकुलेशन करोगे इनसे। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। यस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे डाउट रहता है तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स से भी जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। और SICI पे अभी सेशन मैंने अपलोड नहीं किया है, उस पर मैं अपलोड कर दूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस का सेशन आप जरूर देख लीजिएगा अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो। ऑल्सो प्लानिंग है सेशन और डिसऑनेस्ट सेलर, अब वो अपलोड कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ, 1-2 दिन में देखते हैं, बट कोशिश करूँगा कि उसको भी अपलोड कर दूँ। और एक और सेशन सिलॉग्स वगैरह पे छोटा सेशन रखेंगे, प्रैक्टिस सेशन। ऑलरेडी मैंने एक सिलॉग पे सेशन, सिलॉजिज्म पे सेशन और रिवर्स सिलॉजिज्म के भी जो क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में वो डाले हुए हैं उसमें, तो सेशन मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा उसको। दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं अगले सेशन में।